हेलो साथियों, नमस्कार। आप सभी का ज्ञान सागर जीएस अकेडमी में स्वागत है। मैं आपके सामने उपस्थित हूं। आज 6 अक्टूबर 2023 है। तो आज का महत्वपूर्ण समसामयिक घटना लेके मैं आप चलिए सेशन को प्रारंभ करते हैं और देखते हैं क्या महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि किस राज्य सरकार ने नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का बात किया है। कहने का मतलब ये हुआ कि 35% मतलब नौकरी में 35% का आरक्षण देगा किसको? महिलाओं को। जैसे कि आप लोग अभी बहुत ज्यादा चर्चा में नारी वंदन अधिनियम अपने लोकसभा और राज्यसभा से पारित हो गया और राष्ट्रपति जी भी इस पर अपना हस्ताक्षर कर दिए हैं और इसी तरह से जो है आपका नारी वंदन अधिनियम पास हो चुका है। ठीक है, तो अभी महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए इस पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। मध्य प्रदेश में अभी होने वाला है इलेक्शन, वहां के मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान। उसी ने बोला है कि वन विभाग को छोड़ के, वन विभाग मतलब फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, ठीक है, उसको छोड़ करके सभी नौकरियों में, ठीक है, 35% आरक्षण का घोषणा कौन कर दिया? शिवराज सिंह चौहान कर दिया, यानी मध्य प्रदेश कर दिया। ठीक है, ये बात अच्छा से आप लोग जानते हैं, ठीक है ना। अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए कि 35% आरक्षण। चलिए, थोड़ा सा आरक्षण का बात निकला है तो थोड़ा सा इसके बारे में हम बता देते हैं। ठीक है, तो क्या है ना कि पंचायती राज में सबसे पहले 50% आरक्षण का बात बिहार सरकार 2006 में किया था। ठीक है, 2006 में। तो थोड़ा सा आपको हम ये बता दें कि पंचायती राज में महिलाओं के लिए आरक्षण का बात पहले से किया गया था। आपका पंचायती राज को कब संवैधानिक दर्जा मिला? 1993 में। 73वां संविधान संशोधन हुआ आपको 1992 में, और 1993 में इसको जो है आपको क्या किया? आपको संवैधानिक दर्जा मिला, और दर्जा देने के बाद फिर आपका 243 अनुच्छेद में इसको जोड़ा गया। तो वहीं पे आपको सबसे पहले महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की बात किया गया। चलिए थोड़ा सा एक पेज ले लेते हैं, आपको हम बढ़िया से इसका पृष्ठभूमि बता देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप ये जानिए पंचायती राज में स्थानीय निकाय, पहले के लिए स्थानीय निकाय में, अगर आप स्थानीय निकाय में अगर आइएगा, स्थानीय निकाय में ये आपको 3 चीज याद रखना है। सबसे पहले स्थानीय निकाय के बारे में एक कमेटी आया था, बलवंत राय महिला कमेटी। ठीक है, ये आया था आपका 1957 में। ठीक है, उसने महिलाओं के आरक्षण की बात नहीं कही थी, वहां पे महिला का आरक्षण की बात नहीं की थी। सबसे पहले जो है महिला का आरक्षण का बात अगर आपको पूछेगा स्थानीय निकाय में, तो आप क्या कहिएगा कि अशोक मेहता समिति। अशोक मेहता समिति कब आया था भाई? थोड़ा सा बता देते हैं आपको। एक अशोक मेहता समिति आया था। ये समिति जो है कब आया? आपका 1977 में आया, और 1977 में भारत में जो है जनता पार्टी की सरकार थी। पहली बार जो है गैर कांग्रेसी सरकार बना था। आप जानते हैं 1975 में इमरजेंसी लगा था, उसके बाद फिर इलेक्शन हुआ, और इमरजेंसी राजनारायण केस की वजह से हुआ था इंदिरा गांधी पे। अब जो है आपका इलेक्शन को जो है मतलब उसमें धांधली करने का उस पर कहा गया कि उसमें जो है घुसपैठ कर मतलब अवैध रूप से जो है वो जीत दर्ज की थी, इसी वजह से उसको फिर दोबारा से आपका इलेक्शन हुआ। उस इलेक्शन में मोरारजी देसाई क्या बनते हैं? आपका प्रधानमंत्री बनते हैं। सबसे ज्यादा उम्र के प्रधानमंत्री बनने वाले मोरारजी देसाई थे। तो उसने एक कमेटी स्थापित मतलब गठित किया, किसके लिए? स्थानीय निकाय के, पंचायती राज के लिए। 1977 में उसने सबसे पहले आरक्षण का बात किया। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखना है कि महिलाओं को आरक्षण के बाद स्थानीय निकाय में सबसे पहले किसने कहा है? तो अशोक मेहता समिति। उसके बाद फिर क्या हुआ? राजीव गांधी फिर चला। ये सब आपको मालूम है कि ये आपका मोरारजी देसाई फिर जो है क्या बोलते हैं, अविश्वास मत प्राप्त नहीं कर पाए, यानी अविश्वास मत होने से पहले वो इस्तीफा दे दिए कि नहीं हो पाएगा मेरे से। फिर चौधरी चरण सिंह बैठा, फिर इलेक्शन हुआ, फिर जाके आपका इंदिरा गांधी बैठी, फिर इंदिरा गांधी का 1984 में हत्या हो जाता है, फिर आपका राजीव गांधी बैठा। ठीक है, तो राजीव गांधी के समय में एक एल एम सिंघवी समिति आया था। ठीक है, ये याद रखिएगा। देखिए क्वेश्चन बहुत बार सब थोड़ा सा आपको क्या करता है, स्टेटमेंट बना के पूछ लेता है। एल एम सिंघवी समिति आई 1986 में। ठीक है, इसने जो है महिलाओं को जो है क्या बोल रहे हैं, आरक्षण की बात। सबसे पहले बात है इसने 2-3 सब सिफारिश किया जो महत्वपूर्ण है। संवैधानिक दर्जा देने की बात की, और महिलाओं को क्या बोला कि आरक्षण देना पड़ेगा। और उसी समय में आपको जो नारी वंदन अधिनियम जो अभी पास हुआ है, 6वां संविधान संशोधन, 128वां संविधान संशोधन, इसके पीछे भी राजीव गांधी का हाथ है। राजीव गांधी जो है एक आपका कमेटी बनाया था, एल एम ये क्या बताते हैं, मार्गरेट अल्वा समिति। कौन है? मार्गरेट अल्वा समिति बनाया था। उस समिति ने भी आपका दो सिफारिश किया था। एक तो यहाँ पे सिफारिश किया ही आपका स्थानीय निकाय में, ऊपर से आपका बोला कि लोकसभा में और विधानसभा में भी 33% का आरक्षण होना चाहिए। वो तब की बात है, बता दे रहे, 1987 में ये जो कमेटी गठित किया गया था मार्गरेट अल्वा समिति 87 में, और एल एम समिति 86 में। तो इसने तो बोला ही, उसने भी इस चीज को समर्थन किया कि ये बात सही है। ठीक है, तो एल एम सिंघवी समिति ने महिलाओं के लिए 33% आरक्षण यानी स्थानीय निकाय में आरक्षण का बात किया। फिर जाके आपका 73वां संविधान संशोधन हुआ। 73वां संविधान संशोधन हुआ। ठीक है, और ये कब हुआ? 1992 में हुआ। ठीक है, और 1992 में उस टाइम के प्रधानमंत्री कौन थे? राजीव गांधी का हत्या हो गया था, पीवी नरसिम्हा राव था। ठीक है, फिर 24 अप्रैल 1993 को जो है इसको संवैधानिक दर्जा मिला। किसको भैया? पंचायती राज को। तब ये किसको जोड़ा कहा गया? जब इसको जोड़ा गया अनुसूची 11 में। ठीक है, किसमें कहिएगा? अनुसूची 11 में इसको जोड़ा गया। किसको? पंचायती राज को, अनुसूची 11 में। ठीक है, और इसमें टोटल विषय कितना रखा गया? 29 विषय रखा गया। देखिए सब महत्वपूर्ण बात बताता है, याद रखिएगा। अगर ये पे कहेगा कि भाग कितना में जोड़ा गया, तो भाग 9 में जोड़ा गया।
ठीक है, ये बात याद रखिए, भाग 9 में जोड़ा गया, भाग कितना में जोड़ा गया, भाग 9 में जोड़ा गया। और यहीं पे अगर नगर पालिका बात करेगा तो 9 का को कहिएगा, ठीक है, 9 का को में आपका नगर पालिका का जोड़ा गया था, और अनुसूची 12 में आपका नगर पालिका जोड़ा गया था। यहाँ पे अगर अनुसूची कहेगा तो 12 में आपका नगर पालिका जोड़ा गया था, ठीक है, नगर पालिका। तो ये बात आपको याद रखना है, तब से लेके ये अभी आपका चल ही रहा था और अभी भी चल ही रहा है। तो ये कौन सा अनुच्छेद में रखा गया, तो ये आपका कहिएगा 243 के डी में महिलाओं को आरक्षण का बात करता है, ठीक है। ये थोड़ा सा महिला को लेके थोड़ा सा बिल्कुल इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि महिलाओं से अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अशोक मेहता समिति सबसे पहले महिलाओं का आरक्षण का बात किया, फिर एल एम सिमरी समिति आई, इसमें जो है आपका वैधानिक रूप से मान्यता देने की भी बात किया और महिलाओं को आरक्षण की भी बात किया 1986 में एल एम सिमरी। फिर 73वां 74वां संविधान संशोधन हुआ, अनुसूची 9 में जोड़ा गया, अनुसूची 11 में और भाग 9 में। टोटल कितना विषय है, तो क्या कहिएगा 29 विषय है। कौन सा अनुच्छेद में रखा गया है, 243 का डी। अब चलिए नारी वंदन अधिनियम में आता है, यहां तक तो बात क्लियर है, थोड़ा सा यहां तक तो बात क्लियर ही होगा। भाई ये इसको अब ये क्या है ना, 128वां संविधान संशोधन हो गया, राष्ट्रपति भी इसमें हस्ताक्षर अपना कर दिए फाइनली। ये राज्यसभा में टोटल का टोटल और लोकसभा में मात्र 2 वोट जो है इसके विपक्ष में पड़ा था, इस क्या बोलते हैं अब इस बिल के अब मतलब विपक्ष में। तो ये करेगा क्या, 128वां संविधान संशोधन लोकसभा और संविधान मतलब आपका विधानसभा में आरक्षण का बात करता है। तो लोकसभा में तो आपका 33% समझ में आता है कि भाई दिल्ली में जाके बैठेगा। विधानसभा में क्या, विधानसभा में इससे पहले जो कांग्रेस के समय में जो बिल आया था उस बिल में क्या है कि सभी जितने भी जो है आपका यूटी है ना वहां पे भी आपको आरक्षण का बात किया गया था, मगर इसमें सिर्फ दिल्ली को लिया गया, ये याद रखिएगा, ठीक है, दिल्ली को। तो दिल्ली में कहिएगा कि कितना में इसमें जो है संशोधन होगा, ये बात है ना। तो इसका थोड़ा सा आपको ये जानना है कि कौन कौन सा आर्टिकल में संशोधन करके ये सारा, तो आपको ये सारा चीज रखा जाएगा। तो सबसे पहले बात कहिएगा कि ये जो है संशोधन जो किया जाएगा किसके लिए, आपका लोकसभा के लिए। तो क्या कहिएगा 330 में इसमें जो है संशोधन किया जाएगा, इसमें 330 ए जोड़ा जाएगा। और 330 ए में 30 में पहले से क्या था, अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षण की बात लोकसभा की सीटों के लिए किया जाएगा, ठीक है। और विधानसभा में अगर बात करेगा तो 332 कहिएगा, इसमें जो है संशोधन करने की बात हो रहा था। और दिल्ली के लिए कितना कहिएगा, तो कितना कहिएगा इसमें इसमें आपको कहना है 239 ए यानी इसमें इसको संशोधन किया जाएगा। तो अभी क्योंकि हॉट टॉपिक है और महिला का आरक्षण का बात है, इसी वजह से हम ये सारा बात आपको इतना बताया। तो नारी वंदन अधिनियम 128वां संविधान संशोधन, ये जो बिल पास हो जाएगा तो कौन सा आर्टिकल में संशोधन करना पड़ेगा 33% के लिए, तो क्या कहिएगा लोकसभा के लिए 330 का ए जोड़ा जाएगा और विधानसभा के लिए 332 जोड़ा जाएगा। और दिल्ली में जो 33% करेंगे उसमें कितना करेंगे 239 ए को इसमें संशोधित किया जाएगा। ये बात को आपको जानना है। अब दूसरी बात यहाँ पे आइए, अभी जेंडर इक्वलिटी की बात कर रहे हैं, महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, तो इतना ज्यादा जोर क्यों दिया जा रहा है ना, है ये बात बिल्कुल है। तो क्या है ना, आप लोग जानते हैं कि एसडीजी में यानी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, उस दिन भी ये बताए थे आपको, ठीक है, कि 2016 से ये जो है घोषणा मतलब 2015 में घोषणा हुआ था, 2016 से लागू है, 2030 तक हम लोग को एसडीजी गोल प्राप्त करना है, ठीक है। पूरा विश्व के पास जो आपका जो संयुक्त राष्ट्र संघ है उसके जो द्वारा जो है संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा ये पारित किया गया है और सारे जितने भी इसके मेंबर सदस्य हैं, टोटल 193 देश है ना इसके सदस्य, तो सारे को कहा गया कि आपको एसडीजी गोल प्राप्त करना है, ठीक है। तो एसडीजी गोल में क्या है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में नारी का जो है जेंडर इक्वलिटी यानी नारी को क्या बराबर में लेके आना है, जेंडर इक्वलिटी करना है। तो कितना में है, तो एसडीजी 1 में क्या बोले थे आपको, गरीबी था, एसडीजी 2 में क्या बोले थे, भुखमरी था, एसडीजी 3 में क्या था, स्वास्थ्य था, एसडीजी 4 में शिक्षा था और एसडीजी 5 में आपका क्या हो जाएगा, आपका जेंडर इक्वलिटी हो जाएगा। क्या कहिएगा, जेंडर इक्वलिटी की बात कहेगा कहां है, एसडीजी 5 में, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, समझे। तो इसको लेकर के यहाँ से बहुत ज्यादा क्वेश्चन आपका उठता रहता है, चलता रहता है, हमेशा एग्जाम में पूछता रहता है। तो ये सारा चीज आपको थोड़ा सा ध्यान देके चलना है, ठीक है। ये आपको सबसे पहले ये ना अशोक मेहता समिति के बारे में याद रखिएगा। जनता सरकार जो है सबसे पहले आरक्षण की बात किया गया था। तो हुआ क्या है, मध्य प्रदेश सरकार, देखिए अब थोड़ा सा यहाँ पे आते हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार 35% आरक्षण वन विभाग को छोड़ के बोला है। सबसे पहले 2006 में जो है बिहार सरकार जो है आपको स्थानीय निकाय में आपको कितना परसेंट का आरक्षण दिया था, 33% के बजाय 50% कर दिया था। ये बात आपको याद रखना है। मध्य प्रदेश भी कर दिया है, ये भी आपका 50%, राजस्थान सरकार भी किया है, 50% आपका बिहार किया था, 2006 की बात है, ठीक है। तो आपके लिए ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। अब देखिए मध्य प्रदेश से आप कुछ दिन इससे पहले वाला वीडियो में जो है मध्य प्रदेश से कई बार हम कुछ एक मंदाता पर्वत के बारे में बताए थे, शंकराचार्य जी का वहां पे जो है 108 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया, 12 वर्ष का जो है आपका उसका, क्योंकि वहां शिक्षा के लिए आए थे शंकराचार्य जी, तो वहां पर वही आपका लगाया जाएगा। वहां पे उसका नाम का स्टेचू ऑफ फर्नेस रखा गया है कि नहीं है। और यहाँ पे क्या था आपको अभी बताते कि सोलर सिटी जो है आपका सांची में बनवाया गया है, पूरे इंडिया में दूसरा और पहला आपको कोणार्क में बनवाया गया था। थोड़ा सा इस चीज को
देख लीजिएगा, दूसरा है, ठीक है। और 2070 तक क्या लिखा है, प्रत्येक सिटी में एक सोलर, मतलब प्रत्येक जिला में एक सोलर सिटी आपको बनाना है। तो ये भी बात आपको हम बताए थे, ठीक है। अब मध्य प्रदेश में क्या है ना, यहाँ के मध्य प्रदेश क्योंकि इलेक्शन होने वाला है, तो यहाँ से बहुत सारा योजना अभी चल रहा है, तो थोड़ा सा आपको ये चीज ध्यान देके चलना है, ठीक है ना। तो आइए आगे चलते हैं। तो क्या है, पंचायत और शहरी निकायों में भी 50% का आरक्षण देने वाला पहला राज्य नहीं होगा, ये गलत लिखा है, ठीक है। पहला राज्य नहीं है, ठीक है, ये पहला राज्य नहीं, पहला राज्य आपका कौन था, आपका बिहार था, 50% दिया है। क्योंकि देखिए जब तक महिलाओं को सशक्तिकरण नहीं किया जाएगा तो समाज में इक्वलिटी नहीं आएगा। अब एक आदमी कमा रहा है, एक आदमी बैठा हुआ है, आपका मतलब हीन भाव से देख रहे हैं महिलाओं को, तो ऐसे कैसे होगा। ऐसे देश तरक्की आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये चीज आपको जितना कमेटी बताए हैं, जो सारा चीज बताए हैं, क्योंकि अभी महिला पे आपका नारी वंदन अधिनियम बहुत लोग अभी विरोध भी कर रहे हैं। देखिए अभी ओबीसी वाले भी विरोध कर रहे हैं। अभी बिहार का जातिगत जनगणना आया है, ठीक है। आपका तो ईबीसी और ओबीसी मिला के टोटल 63% का प्रतिनिधित्व है। और इसमें जो है ना, जो आपका बिल आया है, इस बिल में ओबीसी महिलाओं के लिए एक भी बात नहीं कहा गया, सिर्फ महिलाओं का आरक्षण है। SC ST का होगा, जो उसका आरक्षण कोटा है उसके हिसाब से उसमें दिया जाएगा, मगर ओबीसी महिला का आरक्षण बात किया ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे विरोध भी हो रहा है, कोई बोल रहे कि ओबीसी महिला का जो है प्रतिनिधित्व होना चाहिए, उसमें आरक्षण होना चाहिए, तो उसमें बात ही नहीं कहा गया है। तो देखिए, तो ये सारा चीज है, तो थोड़ा सा इसको थोड़ा देख लीजिएगा, बहुत ज्यादा हॉट टॉपिक है, तो आपके लिए ये महत्वपूर्ण हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है। देखिए अंतरराष्ट्रीय, हम लोग क्या राष्ट्रीय शिक्षक दिवस बनाते हैं, हमारे पहले उपराष्ट्रपति, दूसरे राष्ट्रपति और क्या कहते हैं, भारत रत्न प्राप्त करता डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, ठीक है, उसके जिसको हम लोग क्या दार्शनिक राष्ट्रपति भी कहते हैं, तो उसके मतलब उस पर जो बनाते हैं, उसके जन्मदिन के अवसर पर तो हम लोग कौन सा मनाते हैं, राष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाते हैं। यहाँ पे क्या है, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस। अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस हम लोग कब मनाते हैं, 5 अक्टूबर को मनाते हैं। ये बात आपको याद रखना है, कितना मनाइएगा, 5 अक्टूबर को मनाइएगा, ठीक है। और ये कब से मनाते हैं, ये मनाते हैं 1994 से। आपको मालूम है हर दिन हम बोलते हैं यूनेस्को, ठीक है। तो यूनेस्को जो है, ये आपका यूनेस्को जो है, यूनेस्को द्वारा इसको जो है बनवाना शुरू, UNESCO यही ना होता है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसी के द्वारा जो है 1994 में बनवाया गया। इसका यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है, पेरिस में है ना। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस, इस वर्ष का थीम रखा गया है शिक्षा के लिए शिक्षकों का जरूरत, ठीक है। क्या कहेगा, शिक्षा के लिए शिक्षकों का जरूरत, क्या कहिएगा, शिक्षा के लिए शिक्षकों का जरूरत। तो कहने का मतलब ये है कि हर बार मनाया जाता है। 1994 से इसको मनाने का प्रथा शुरू किया गया, यूनेस्को द्वारा इसका घोषणा किया गया, 1994 से इसको मनाते हैं, ठीक है। यूनेस्को के बारे में बता देते हैं, इसका महानिदेशक आंद्रे एजोलो है, इसका मुख्यालय आपका पेरिस में है, इसका स्थापना जो है आपका 1945 में, मतलब अंतिम में हुआ था, नवंबर में, ठीक है ना। तो ये भी आपको थोड़ा देख लेना है। अब थोड़ा सा देखिए, हम जो राष्ट्रीय शिक्षक दिवस के बारे में बताएं, थोड़ा सा बता दें कि अपना उपराष्ट्रपति के बारे में। इससे पहले वाले जो है इसमें बताए थे कि भारत का जो है पहले क्या थे, उपराष्ट्रपति थे, ठीक है। वो रशिया में जो है अपना राजदूत भी रह चुके हैं, ठीक है। उसको दार्शनिक राष्ट्रपति भी कहा जाता है ना। चलिए, इससे पहले वाला वीडियो में आप लोग जानते हैं, जो भी चीज बताएंगे थोड़ा रिवीजन करते चलिए, कोई चीज छोड़ के नहीं चलना है, नहीं छोड़ के चलिएगा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है ना। तो आर्टिकल 63 में आपका जो है उपराष्ट्रपति के बारे में बात करता है, ठीक है। आर्टिकल 63 में, ठीक है, 63। अगर आपको पूछेगा कि कौन सा आर्टिकल में जो है उपराष्ट्रपति का, तो क्या कहिएगा, अनुच्छेद 63 में भारत का क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होगा, ठीक है। और वहीं पे अगर राष्ट्रपति का बात करेगा तो क्या कहिएगा, आर्टिकल 52 में भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक है। ये बात आपको थोड़ा सा जानते चलना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका राष्ट्रपति होगा, और वहां पे क्या हो जाएगा, उपराष्ट्रपति होगा। और उपराष्ट्रपति जो है, उपराष्ट्रपति आपका क्या हो जाएगा, राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है ना। अभी राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, उपराष्ट्रपति ही होता है। तो ये कितना आर्टिकल में, तो 64 में, क्या कहिएगा, 64 में। इसमें क्या कहिएगा, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होगा, क्या होगा, पदेन अध्यक्ष होगा, याद रखिएगा, पदेन अध्यक्ष होगा कितने आर्टिकल में, तो क्या कहिएगा, 64 में। और यहीं पे क्या हो जाएगा, आर्टिकल 65 में क्या कहता है, अगर उपराष्ट्रपति होगा, कौन होगा, अगर उपराष्ट्रपति है और राष्ट्रपति का अगर आकस्मिक मृत्यु हो जाता है तो उसका पद धारण करेगा, आर्टिकल कितना, 65 में, ठीक है, राष्ट्रपति का पद धारण करेगा। तो ये थोड़ा सा याद रखिएगा, ये सब पूछ लेता है, ठीक है। राष्ट्रपति का पद धारण करेगा 65 में। हम लोग का दूसरे राष्ट्रपति थे, ठीक है, 1950 में जो है, सॉरी 1900 कितना में, राजेंद्र प्रसाद, हाँ 1962 में जो है ये बने थे, क्या, अपना भारत के दूसरे राष्ट्रपति, ठीक है। तो थोड़ा सा देख लीजिएगा, ये सब चीज पूछता रहता है, देखता चलता रहता है, ठीक है। थोड़ा सा पॉलिटिकल का क्वेश्चन है, तो सब नहीं जानिएगा तो थोड़ा सा आपको दिक्कत आ सकता है, ठीक है। चलिए आइए, किस राज्य सरकार ने पूसा 44 धान पर प्रतिबंध लगाने का फैसला, देखिए कहने का मतलब है पूसा 44 एक धान का किस्म है, ठीक है। ICAR
ठीक है, जिसका जो है अभी आपका कौन है, हेमंत पाठक जी है ना, वही है पाठक जी, एसीआर का महानिदेशक है, ठीक है। ये क्या है ना, इसको उसी ने विकसित किया था 1993 में। आपको बता दें 1993 में इस किस्म को जो है मतलब पैदा मतलब इस किस्म का जो है आपका, अगर कोई कहेगा कि इसको जो है कौन विकसित किया था तो क्या कहिएगा, आईसीआर किया था, ठीक है। आईसीआर का स्थापना कब होता है आपका, 1929 में होता है। तो ये बात आपको याद रखना, ठीक है। हेमंत पाठक जिसके महानिदेशक मतलब अभी इसके मुख्य हैं, ठीक है ना। तो पूसा 44 क्या ना, एक अच्छा उपज मतलब एक अच्छा आपका पैदावार किस्म का क्या था, एक बीज था, ठीक है ना। धान का उपज करता है, पंजाब वाले क्षेत्र में ये बहुत ज्यादा होता है। ये क्या होता है ना, बहुत ज्यादा लंबा लंबा होता है, ठीक है। और कहने का मतलब है, और सब जो धान है, जो और सब मान लीजिए धान का किस्म है, कोई और धान का जो किस्म होगा, उसको जितना समय लगता है खेत में, मतलब लगाने से लेके, होने से लेके, पकने से लेके, काटने तक, ठीक है, तो उससे ज्यादा लगभग 25 से 30 दिन ये अधिक समय लेता है। 25 से 30 दिन क्या लेता है, अधिक समय लेता है। पैदावार तो है इसका ज्यादा, मगर इसको क्या कर तैयार करने में 25 से 30 दिन अधिक समय रहता है। जब 25 से 30 दिन अधिक समय लेगा, खेत में ज्यादा दिन तक रहेगा, तो क्या करेगा, ज्यादा पानी को सूखेगा। तो क्या है ना कि जल संरक्षण के लिए अभी आपको हर क्लास में हम बोलते हैं कि आपको क्या करना है, क्लाइमेट चेंज को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर। देखिए सिक्किम में इतना बड़ा घटना हो गया है, ठीक है। इतना सेना का जवान जो है आपका मिसिंग, लाहने झील में, कल बताया था ना कल वाला वीडियो में कि सिक्किम में कितना बड़ा विपदा आ गया है, ठीक है। तो जलवायु परिवर्तन से देखिए समय से बेसमय पानी, तो इस सबको लेकर के अलग अलग सरकार का अलग अलग नीति होता है। तो पंजाब सरकार का भी एक अभी अपना घोषणा किया है कि आने वाले समय में यानी 2024 से जो है आपका पूसा का खेती नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते भाई, क्योंकि इसका जो है जड़ जो है ना बहुत लंबा लंबा होता है और ये खेत में ज्यादा दिन तक रहता है। और जो भू जल मतलब आपका भूजल होता है ना, जो जमीन के अंदर जो आपका जो पानी है, ठीक है, उसको क्या करता है, ज्यादा सोखता है। इससे क्या है ना कि पंजाब में थोड़ा सा भूजल का क्या अब दिक्कत आने लगा है। और पराली भी एक बहुत बड़ा समस्या है, क्योंकि इसका पेड़ भी बड़ा बड़ा होता है। पराली जब जलता है तो ये भी आपका प्रदूषण का एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो पंजाब सरकार यही सबको सोचते हुए क्या किया है, इसको आपको बैन करने का फैसला किया है। तो ये बात आप याद रखिएगा। तो ये कौन हो जाएगा, पंजाब सरकार। पंजाब का जो है मुख्यमंत्री भगवंत मान जी हैं, ठीक है। वहां पे आप पार्टी का सरकार चल रहा है, ठीक है। वहां का राज्यपाल आपका कौन था, अभी बनवारी लाल पुरोहित था, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। तो ये जो बताए हैं भू, तो क्या कहिएगा, क्यों किया गया है, तो पूसा 44 को इस वजह से आपका भूजल को संरक्षण करना है, ठीक है। भूजल को संरक्षण क्यों करना है, क्योंकि ये ज्यादा समय खेत में रहता है, ये साइज में भी बड़ा बड़ा होता है। देखिए इसका उत्पादन तो और धान से ज्यादा है, ये बात जान लीजिए। अगर और धान अगर आपका 15 मतलब पर हेक्टेयर 15 कुंटल या 10 कुंटल होगा, तो ये डायरेक्ट 25 से 26 कुंटल होगा। 10 कुंटल इसका ज्यादा होगा, ये बात जान लीजिए। मगर दिक्कत क्या है ना कि ये बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा होता है, जल को ज्यादा सूखता है। और पंजाब वाला एरिया में मालूम है उधर सिंचाई ज्यादा होता है। और करने के उधर आपका हरियाणा, पंजाब, यूपी का, इधर पश्चिमी वाला यूपी में अगर जाइएगा तो उधर क्या है ना, पूरा जो है जमीन क्या है, बंजर हो रहा है धीरे धीरे, क्योंकि सिंचाई इतना हो रहा है, खाद फर्टिलाइजर का इतना ज्यादा यूज हो रहा है। तो उधर क्या हो गया, थोड़ा सा तो गड़बड़ चल रहा है, ठीक है ना। तो ये बात आपको ध्यान देके चलना है, ठीक है। तो पूसा 44 क्या है, उच्च पैदावार के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है ना। भूजल संरक्षण के लिए इसे प्रतिबंध लगाया जा रहा है, जो बात आपको हम बोले हैं, ठीक है। पूसा 44 1993 में, जो आपको अभी बोले हैं कि 1993 में इसको विकसित किया गया था। पूसा इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली में। इसका स्थापना कब हुआ था, 1929 में। इसके जो है प्रमुख कौन है, तो आपका हेमंत कोई पाठक जी है, वही है, ठीक है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, आईसीआर, इसका नाम वही है, भारतीय कृषि अनुसंधान एवं परिषद। अभी जो मोटा अनाज है, अभी मोटा अनाज का वर्ष मनाते हैं ना, यूएनओ द्वारा मनाया जा रहा है 2023 मोटा अनाज वर्ष, ठीक है। तो आईसीआर के द्वारा भी इसमें बहुत ज्यादा योगदान रहा है, ठीक है। मोटा अनाज के पहल पे काम कर रहा है, ठीक है ना, विकसित किया गया है, ठीक है। धान का एमएसपी मतलब क्या हो गया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ठीक है। प्रत्येक जो है फसल के लिए अलग अलग टोटल कितना, रबी फसल आपका टोटल 14 है, कितना है, 14 रबी, हाँ 14 जो है 14 खरीफ फसल है, ठीक है। क्या कहिएगा, खरीफ, 14 खरीफ फसल है, ठीक है। और आपका 6 जो है रबी फसल है। टोटल 22 फसल का एमएसपी निकाला जाता है, ठीक है। मतलब एमएसपी क्या है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस होता है, ठीक है। तो न्यूनतम समर्थक मूल्य जिसको कहते हैं कि किसान उसी दाम पर जो है सरकार को अपना कोई भी फसल बेचेगा। तो धान का इस बार जो है कितना आपका एमएसपी है तो 2205 रुपया। ये याद रखिएगा, एमएसपी से क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो एमएसपी यही है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, ठीक है। ये जो है एमएसपी जो है आपका सीएसीपी, ठीक है। तो ये आपका लागू हुआ था 1965 में, ठीक है ना। तो याद रखिएगा 1965 में सीएसीपी का गठन हुआ था। और धान के लिए कितना है, 2205 रुपया है, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आ ही जाता है। देखिए पराली के बारे में आपको दिखा रहे हैं, ये पराली है आपका। पराली जलता है ना तो बहुत ज्यादा, अभी केंद्र सरकार भी अपना एक नीति लेके आया कि पराली नहीं जला सकते हैं आप, ठीक है ना। इसको किससे क्या है ना कि बहुत ज्यादा आपका धुआं निकलता है, इससे आपका वायु प्रदूषित होता है। आपका जो भी वहां का जो है आपका जो स्थानीय लोग है उससे ज्यादा बहुत प्रभावित होते हैं। तो सरकार जो है नहीं चाहता है कि कहीं से भी ये सारा
चीज हो, क्योंकि हम लोग जितने भी कॉप होता है सारे का क्या है, हस्ताक्षर करता देश है, हम लोग सारे में पार्टिसिपेट। और 2030 तक ये जो जलवायु परिवर्तन 1.5% का कम होने के पेरिस में जलवायु शिखर सम्मेलन जो हुआ था कॉप, उस कॉप में हम लोग भी बोले कि 1.5% कम करने के लिए हम लोग भी अपना काम करेंगे, तो वही हम लोग काम कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बसौली पश्मीना शॉल, अच्छा रुकिए, इधर कुछ है क्या? इधर कुछ नहीं है, चलिए आता है। जम्मू कश्मीर, सुनिए, जम्मू कश्मीर में ना बसौली पश्मीना शॉल है। पश्मीना आप लोग जानते हैं कि पश्मीना ऊन जो है इससे बहुत ज्यादा, ये क्या है ना, हैंड क्राफ्ट, मतलब हाथ से काटा हुआ शॉल होता है, मुफलर बनाता है, ठीक है। तो जम्मू कश्मीर में ये खास करके बनाया जाता है, तो इसको अभी जीआई टैग मिला है, ठीक है ना। तो थोड़ा सा पहले हम जीआई टैग के बारे में आपको थोड़ा सा बता देते हैं, फिर हम लोग आगे इधर बात करेंगे। जीआई टैग कहने का मतलब क्या हो गया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, ठीक है। ये सबसे पहले ना, ये क्या हुआ ना, 1999 में आपका सबसे पहले एक अधिनियम आया, ठीक है। कब आया? 1999 में, ये बात याद रखिएगा, अधिनियम आया और 2003 में इसको पारित किया गया। कब किया गया? 2003 में, ठीक है। 2003 में का ये कोई भी कहेगा कि आपको जीआई टैग अधिनियम जो है कब आया था, 99 में आया था, इसको पारित कब किया? 2003 में। और 2004 में सबसे पहले जीआई टैग दिया गया। कब? 2004 में, ठीक है। कोई भी चीज का थोड़ा इतिहास जान लीजिएगा ना, तो वो याद करने में आपको आसान होगा। सबसे पहले दार्जिलिंग चाय को दिया गया था। दार्जिलिंग अभी जान रहे, वही आपका दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। आपका सिलीगुड़ी को पूरा उससे संपर्क ही टूट गया है। सिक्किम वाला जो घटना हुआ है आपका, वहां पे जो आपका बांध टूट गया है, तिस्ता नदी पे जो बाढ़ आया, ये पूरा एरिया दार्जिलिंग, वहां पे 2-3 पश्चिम बंगाल वाला जो आपका सिलीगुड़ी है, ठीक है, न्यू जलपाईगुड़ी है, वहां पे पूरा जो है वो यातायात, यानी सिक्किम का जो है राजधानी गंगटोक है ना, वहां से रिश्ता ही मतलब वहां का जो है अब कनेक्शन ही टूट गया है। प्रेम सिंह तमांग वहां के मुख्यमंत्री हैं, वो बहुत चिंतित थे कि कैसे इन सब चीज से निकाला जाए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब यही है। तो दार्जिलिंग जो है, दार्जिलिंग का है, पश्चिम बंगाल का एक डिस्ट्रिक्ट है जो सिक्किम के ऊपर में कहीं पे है, सिक्किम से सीमा साझा करता है। तो दार्जिलिंग को चाय को ही सबसे पहले दिया गया था, ठीक है। तो इस बार जो है ना, अभी 3-4 जो है उत्पाद को आपका क्या किया है, जीआई टैग दिया गया। जीआई टैग ना प्रत्येक 10 साल के लिए दिया जाता है, ठीक है। इससे क्या है ना कि आपका जो उस उत्पाद का क्या है ना, थोड़ा सा विशिष्ट पहचान मिलता है, आपको निर्यात में भी सुविधा होगा। विश्वविख्यात अगर आपका कोई भी आपका स्थानीय चीज का अगर विश्वविख्यात आपको ज्योग्राफिकल इंडिकेशन मिल जाता है, तो जो कि स्थानीय लोग हैं, जो भी उसका उत्पाद करता है, तो उसको थोड़ा सा क्या इनकम भी आने लगता है, उसका निर्यात होगा चीजों का, तो उसका जो पारंपरिक काम है, जो काम से वो चीज उसको बना रहा है, तो उसको 2 रुपया इनकम भी आने लगता है और उसका एक अपना वैल्यू भी, महत्व भी बढ़ता है, ठीक है। तो इसी वजह से जीआई टैग थोड़ा सा महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे अधिक जीआई टैग वाला अभी स्टेट कौन सा ऐसा राज्य है जिसके पास सबसे अधिक जीआई टैग मतलब वस्तुओं को मिला हुआ है? तो सबसे पहले केरल था, अभी हो गया आपका तमिलनाडु, ठीक है। ये पहला नंबर में तमिलनाडु है, दूसरा नंबर में कर्नाटक है, तीसरा नंबर में केरल आ गया। ये बात याद रखिएगा। तो जम्मू कश्मीर का एगो बसौली पश्मीना शॉल है, ठीक है। और उधमपुर जिले के कलाड़ी एगो ये जो डेयरी उत्पाद है, इसी को जीआई टैग दिया गया। ये बात थोड़ा सा याद रखिएगा। अभी यहाँ पे और आपका जो है, आपका एगो शहद को जीआई टैग क्या बात बता रहे हैं आपको, जम्मू कश्मीर में दिया गया था। तो यहाँ के उपराज्यपाल मनोज झा है, अपने मनोज सिन्हा है ना, तो उसने भी जो है इसके बारे में बहुत ज्यादा तारीफ की है। किसके बारे में? आपका कलाड़ी आपका डेयरी उत्पाद के लिए, कि नहीं ये जो है वहां के स्थानीय लोग। और उधमपुर जिले में, उधमपुर जिले का नाम जो है अभी आपका क्या चेंज करके रखा गया था, ठीक है। अभी हम बताए थे ना कि तुषार क्या था, तुषार महाजन, ठीक है। तुषार महाजन के नाम से जो है ये आपका उधमपुर स्टेशन का नाम चेंज किया, ये जम्मू कश्मीर में पड़ता, तो ये याद रखिएगा, बसौली पश्मीना ऊन, ठीक है। चलिए, केंद्रपारा और रसबली, देखिए केंद्रपारा रसबली ये मिठाई है एक तरह से। देखिए आपको हम दिखा दे, मेरे पास फोटो है, अब फोटो दिखेगा तो आपको ज्यादा याद रहेगा। यही है आपका, उड़ीसा में दिया गया है, ये आपका है। ये जो है मंदिर में चढ़ावा दिया जाता है, ठीक है। इसी को रसबली बोलते हैं। केंद्रपाड़ा जिले में इसको विशिष्ट उत्पाद दिया गया। ये आपका हो गया क्या, यही आपका रसबली। और ये पश्मीना शॉल है आपका, ठीक है। इसमें मुफलर बनाया जाता है, मुफलर नहीं होता जो पहनते हैं ठंडा में कश्मीर की तरफ, ऐसे भी ये हाथ से काटा हुआ होता है। बहुत इसका जो है विदेश में भी इसका जो है निर्यात भी किया जाता है, बहुत ज्यादा लोग इसको पसंद करते हैं। ये पश्मीना शॉल है, ठीक है। बहुत ज्यादा गर्म करता है, अगर कश्मीर जाइएगा तो इसको जरूर एक बार पानिएगा, ये बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ये दोनों चीज दिया गया है आपका। ये तो केंद्रपाड़ा रसबली उड़ीसा, केंद्रपाड़ा जिले का एक प्रसिद्ध क्या है, मिठाई है, इसको भी आपका जीआई टैग मिला है। अरुणाचल याक चुरपी, देखिए अरुणाचल याक चुरपी, अभी हम लोग बता रहे थे ना एगो अरुणाचल का, अभी आपको क्या बताए थे, अभी बताया था ना कि अरुणाचल का जो है आपको जो है एफएसएसआई द्वारा जो है आपका क्या खाद्य भोजन में दे दिया गया था। किसको दिया गया था, तो क्या बताते हैं, अरुणाचल प्रदेश का याक को, याक नहीं था वो आपका मिथुन था, ठीक है। तो मिथुन था, ठीक है, मिथुन ही था, ठीक है ना। तो अभी क्या है, अरुणाचल का याक चुरपी को सब्जियों या मीट के करी के मिलाकर चावल में खाया जाता है। अरुणाचल प्रदेश का ये याक चुरपी है। ये प्रोटीन एक तरह से सब्जी के तरह काम करता है, ठीक है। आदमी मीट में या फिर क्या बोले हैं सब्जियों में मिलाकर चावल के साथ खाता है। ये प्रोटीन से भरपूर पनीर जैसा उत्पाद के रूप में प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इस जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो ये थोड़ा सा याद रखेगा।
साहित्य का नोबेल पुरस्कार का घोषणा कर दिया गया। ये भी आपको बता देते हैं। अब तक क्या हो गया, देखिए नोबेल पुरस्कार उतना दिन से बोल रहे हैं, आज नोबेल पुरस्कार का थोड़ा सा खंडन कर देते हैं आपको। हम लोग बोलते हैं ना डायनामाइट कि डायनामाइट है, डायनामाइट नोबेल जी हैं सबसे पहले अल्फ्रेड नोबेल। आज इसके बारे में थोड़ा सा आपको हम विस्तार पूर्वक बताना इस वजह से चाह रहे हैं कि पिछले कई दिन से बोल रहे हैं, 3 तारीख से चल रहा है अल्फ्रेड नोबेल के बारे में। अल्फ्रेड नोबेल 1833 में इसका जन्म स्वीडन में होता है, ठीक है। तो ये हम लोग बोलते हैं ना कि ये डायनामाइट का खोज कब किया, आपका 1867 में किया। डायनामाइट है क्या, ये बात जानते हैं आप लोग? डायनामाइट सुनते हैं कि बहुत विनाशक है, सब कुछ जानते हैं, तो उस दिन से हम भी नहीं बता रहे हैं, ठीक है। हम भी डायनामाइट बोल रहे हैं, तो कोई हमको बोला कि थोड़ा सा डायनामाइट है क्या। ये डायनामाइट क्या है ना, एक तरह से ये एक बारूद, जैसे आप देख रहे हैं ना बारूद देखते हैं, जो फटाका फटता है तो इतना तो कॉमन देखते ही होंगे, तो इसी का यही है आपका डायनामाइट। ये बारूद ही कहिए, एक तरह से बालू देखे ना, बालू भी है, ठीक है ना। सिलिका देखे ना, सिलिका बालू वही है। तो उसी को जो है खोज किए थे अल्फ्रेड नोबेल 1867 में। ऐसा नहीं है, इसके नाम लगभग बहुत सारा 355 के करीब करीब जो है चीज का इसको पेटेंट मिला था। पेटेंट क्या होता है ना, कोई इंसान अगर कुछ चीज का खोज करता है तो इसको पेटेंट दिया जाता है, उस पर कोई दूसरा आदमी अपना क्या हक नहीं जमा सकता कि नहीं हमने किया है, ये मेरा चीज है, ठीक है। अगर कोई इस पे दावा करता है तो गलत करता है, ठीक है, मतलब उस चीज पे उसका अधिकार हो जाता है। तो अल्फ्रेड नोबेल 1867 में जो है आपका वही आपका डायनामाइट का खोज किया था, जिससे क्या है ना कि बहुत ज्यादा लोग इसको मौत का सौदा करके आने लगे, क्योंकि अभी भी देख रहे हैं बारूद है, बम हथियार बनता है, लोग का उसमें फायदा कम होता है, लॉस ज्यादा होता है, ठीक है। तो बहुत इसका एक भाई था, ठीक है, इसका आपको जान लीजिए 1888 में जो है लोग का अफवाह क्या फैला कि मौत का सौदागर का क्या हो गया, मृत्यु हो गया, ठीक है। और इसका भाई का नाम आपका क्या था, उसका था नाम आपका लुथ क्या नाम था, ऐसे लुथ नाम था, अभी बताते हैं उसका पूरा तो बराबर नाम तो याद नहीं आ रहा है। तो इसका भाई का मृत्यु हो गया 1888 में इसका भाई का मृत्यु हो गया, ठीक है। तो लोग अफवाह क्या फैला ना, अफवाह ये फैला कि जो है मौत का सौदागर जो है अल्फ्रेड नोबेल जी जो है वो क्या मृत्यु हो गए। तो वो मृत्यु हुआ नहीं था, एक्चुअली में उसका भाई का मृत्यु हुआ। तो पेपर में न्यूज में वो पढ़ा, तो लोग उससे ना बहुत ज्यादा वो थे, उसको ये चीज पता नहीं था कि ये जो हम खोज किए हैं इतना विनाशक चीज का, तो लोग इतना ज्यादा मेरे से दुखी। अगर आप ही मान लीजिए आप ही हैं और आपको पता चलेगा कि मेरे मृत्यु के बाद लोग हमको गाली देंगे या लोग हमको अच्छा नहीं सोचेंगे, ठीक है, तो आपको कैसा लगेगा। अक्सर तो आदमी सब सोचता नहीं है। अगर पता चल जाए आपका मृत्यु से पहले कि मरने के बाद जो चीज हम काम किए हैं ये बहुत एक विनाशक के रूप में इस्तेमाल किया जाएगा और लोग इससे बहुत ज्यादा भयभीत है, परेशान है और हमको अच्छा छवि से नहीं दिख रहा है, तो आपको कैसा लगेगा, खराब लगेगा कि नहीं लगेगा, सबको लगेगा, ठीक है। तो उसी तरह अल्फ्रेड नोबेल के साथ हुआ। 1867 में तो खोज कर दिया, 1888 में इसी का क्या किया, परीक्षण कर रहे थे, तो गलती से हवा उड़ गया कि अल्फ्रेड नोबेल का क्या हो गया, मृत्यु हो गया कुछ परीक्षण करते करते। एक्चुअली में उसका नहीं, वो नहीं मरा था, उसका भाई मरा था, ठीक है ना। जब उसका भाई मरा वो पेपर में देखा कि अरे साला मेरे नाम पे जो है क्या बता रहे कि ये जो है हमारे मतलब हम जो ये चीज खोज किए हैं, ये जो हमारा डायनामाइट का जो खोज हुआ है इससे कितना लोग भयभीत है या कितना लोग इससे नुकसान झेल रहा है, ठीक है। तो पहली बार उसको पता चला, 1888 का बात है, ठीक है। तब से जो है इसके मन में क्या आया, एक दया का भावना आया कि हम क्या चीज का मतलब खोज करते करते हम कौन सा विनाशक चीज का खोज कर दिए कि हमारे मरने के बाद लोग हमको अच्छे काम से नहीं जाना जाएगा, जो हमारा नाम से जाना जाएगा वो बुरे काम से जाना जाएगा, ठीक है। तो इसने अपना एक क्या लिया, एक अपने आप में एक प्रण लिया कि हमको जो है अपना जितना भी उसका संपत्ति था उसका 94% संपत्ति को क्या बोला कि एक कमेटी बनाइए, मतलब उसका वसीयतनामा। जब वो 1895 जब अपना वसीयत किया तो अपना वसीयत में ये सारा चीज कह दिया था कि 94% मेरा जो संपत्ति है उस संपत्ति का 94% में एक क्या नोबेल कमेटी होना चाहिए। उस कमेटी में जो पैसा होगा उसका जो यूज करके आपको प्रत्येक वर्ष जो है क्या कहना मानव समाज के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, आप जो है पुरस्कार दिया कीजिए, ठीक है। तो ये बात आपको थोड़ा सा समझ में आ गया होगा कि ये पुरस्कार का स्थापना कैसे हुआ था। देखिए उस दिन से हम भी बराबर बात कह नहीं रहे थे, मगर ये आपको थोड़ा सा मोटा मोटी कंसेप्ट होना चाहिए कि एक्चुअली में हुआ क्या था, ठीक है। तो ये चीज थोड़ा सा जान लीजिएगा। तो उसका टोटल जो संपत्ति था आपको बता रहे ना, लगभग 355 पेटेंट उसके नाम थे, समझे। और ये जो जब ये इसका जो है मृत्यु होता है 1896 में, ठीक है, और 1900 में जो है आपका नोबेल कमेटी का मतलब उसका स्थापना होता है और 1901 से आपको 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। अब देखिए अभी कभी कभी हम लोग बोलते हैं ना कि जो है शांति का पुरस्कार कहाँ दिया जा रहा है भाई, ओस्लो में दिया जा रहा है। तो थोड़ा सा ऐसा थोड़ा है कि ओस्लो मतलब नॉर्वे और स्वीडन 1905 तक एक ही हुआ करता था।
1905 तक एक ही हुआ करता था, ठीक है। तो जब वसीयतनामा में ही लिखा हुआ था अल्फ्रेड नोबेल का कि शांति का पुरस्कार जो दिया जाए तो कहाँ पे, ओस्लो में दिया जाए। उस टाइम तो नॉर्वे और ओस्लो, जैसे हम लोग कैसे भारत और पाकिस्तान पहले एक था, अगर कराची में हम लोग आज से 1800 समथिंग में कुछ काम किए थे तो उस टाइम भारत के ही कहेंगे ना, तो उस टाइम तो भारत था, कहने का मतलब है। ये तो अलग बाद में जाके हम लोग से कटा है कि नहीं, 1947 में। तो उसी तरह से नॉर्वे और स्वीडन एक ही साथ था पहले, ठीक है। जब 1905 में अलग हो गया तो जहां से दिया जा रहा था वैसे ही दिया जा रहा है, नहीं तो पहले आप देखिएगा ऊपर में ऐसे करके देखिए, आपको हम दिखाते हैं कहां पे नॉर्वे और स्वीडन है। स्वीडन का राजधानी आपको स्वीडन का राजधानी जो है स्टॉकहोम है और नॉर्वे का राजधानी ओस्लो है। ये देख रहे हैं ना, ये आपका है स्वीडन, यहाँ पे आपका क्या है, स्वीडन है। आपका अच्छा से समझ, ये आपका स्वीडन है और ये आपका नॉर्वे है, देख रहे हैं, यहाँ पे आपका नॉर्वे, यहाँ पे आपका फिनलैंड है और यहाँ से आपका रशिया शुरू होता है, ठीक है। यहाँ पे मुद्रिस बंदरगाह है, ठीक है। यहाँ पे कोयला पेनिनसुला है, कोयला हम लोग बोलते हैं कोयला प्रायद्वीप, यही आपका व्हाइट सी, यहाँ पे व्हाइट सागर है, ठीक है। याद रखिएगा, कोयला प्रायद्वीप व्हाइट सागर ऊपर में है, यहाँ पे फिनलैंड है, ठीक है। यहाँ पे फिनलैंड है और ये आपका क्या है, ये आपका है आपका स्वीडन, वही स्वीडन का राजधानी स्टॉकहोम। यही पे स्टॉकहोम सम्मेलन हुआ था। हम लोग जो पर्यावरण दिवस मनाते हैं यहाँ पे स्टॉकहोम सम्मेलन कर रहा था 1972 में, यही आपका स्टॉकहोम है, ठीक है। ये बात आपको क्या समझते चलना है, ठीक है। यूरोप को प्रायद्वीपीय, क्या प्रायद्वीपियों का प्रायद्वीप कहा जाता है, नहीं महाद्वीप। प्रायद्वीपीय महाद्वीप किसको कहते हैं, यूरोप को ही कहते हैं। देख रहे कितना सारा प्रायद्वीप है, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ से ऐसे करके ये जुटलैंड प्रायद्वीप में आता है, ठीक है। तो यही आपका नॉर्वे है, यहाँ पे देखिए ये नॉर्वे। तो पहले ये एक ही देश हुआ करता था, ऐसे करके ये एक ही देश हुआ करता था, ठीक है। देखिए यहाँ तक ऊपर में है, ये एक ही देश, ऐसे करके एक ही देश हुआ करता था 1800 मतलब 1905 तक, ठीक है। बाद में ये आपका क्या हो गया, 1905 में अलग अलग हो गया। जैसे जैसे आदमी जानते ही हैं कि देश जो है एक साथ रहना पसंद नहीं करता है, कहीं पे भाषा के आधार पर, कहीं पे जाति के आधार पर, कहीं पे कम्युनिटी के आधार पर, कहीं पे भू क्षेत्र के आधार पर, कहीं पे नदी के आधार पर, पर्वत पठार के आधार पर देश अपना अपना सीमा मतलब देश का विभाजन होता रहता है। तो यही है आपका, यहीं पे आपका पैदा हुआ था कौन, अल्फ्रेड नोबेल, ठीक है। तो अल्फ्रेड नोबेल के बारे में मेरे हिसाब से आप लोग बात बढ़िया से समझ गए होंगे, ठीक है। तो यही है, तो तभी से जो है अपना संपत्ति का 94% संपत्ति दे दिया किसको, इस चैरिटी मतलब इस संस्था को, कि इस संस्था का जो भी है, तो ये जो संस्था के जो लोग हैं इस रुपया को क्या करता है, अलग अलग शेयर में लगाते हैं, कोई कंपनी में लगाते हैं, कोई स्टॉक में लगा देते हैं, और जो भी उससे पैसा आता है हर साल आप देखते हुएगा इसका राशि भी बढ़ाया जाता है। अभी कितना 11 मिलियन टू दिस कॉर्नर दिया जाता है, पहले 10 दिया जा रहा था, उससे पहले आपका, फिर उससे पहले कितना 9 मिलियन था, ठीक है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे राशि का इनकम बढ़ता जाता है वैसे वैसे ये लोग इसमें बढ़ाता जाता है। तो क्या बोले कि 5 क्षेत्र में दिया जाएगा। जो 6वां पुरस्कार है वो उसके जो है 1967 में जो है उसका जब उसका जो खोजा गया था, उसका जो 100 साल पूरा हो गया, उसी के उपलक्ष्य में 1968 में आपको जोड़ा गया और 1969 से आपका इकोनॉमिक्स के लिए पुरस्कार दिया जाता है। इसी वजह से सबसे बाद में घोषणा भी आपका इकोनॉमिक्स का ही होता है, 10 अगस्त को घोषणा करता है और दिया कब जाता है, 10 दिसंबर, किस पे, पुण्यतिथि पे, 10 दिसंबर को 1896 को उसका मृत्यु हुआ था। समझ गए, ठीक है। तो यही बात है, ठीक है ना। साहित्य का नोबेल पुरस्कार दे दिया गया। 2022 का जो है साहित्य का पुरस्कार किसको मिला था, फ्रांस का जो एक लेखिका थी एर्नी एनोक्स दिया था, ठीक है। इस बार जो है नॉर्वे जो दिखाएं आपको, नॉर्वे दिखाए ना अभी, वही नॉर्वेजियन एक साहित्यकार है, नाटककार है, बच्चे पे बहुत सारा बुक लिखे हैं, उसका बहुत ज्यादा योगदान है, उसी को दिया गया। चलिए भी बात करते हो, ठीक है। इस बार का पुरस्कार नॉर्वेजियन उपन्यासकार, देखिए नॉर्वेजियन उपन्यासकार और नाटककार कौन है, जॉन फॉसे को दिया गया। ये याद रखेगा नाम, क्योंकि देखिए नोबेल का 3 तो याद ही रखेगा, एगो आपका साहित्य का, एगो आपका पीस का, ठीक है, और एगो आपका किसका, ये आपका जो आने वाला है यानी इकोनॉमिक्स का, ठीक है। इसमें आपको अर्थशास्त्र का, ये 3 को तो एकदम पूछता है। बहुत सारे एग्जाम पता नहीं है क्यों ज्यादा पूछता नहीं पता है, मगर ये 3 का ज्यादा, और सब फिजिक्स केमिस्ट्री मतलब आपका सिर्फ ये क्या बोलते हैं, चिकित्सा हो या फिजिक्स हो, भौतिकी हो या रसायन हो, उससे बेहतर ज्यादा इसका डिमांड है, ये सब ज्यादा पूछता है, ठीक है। तो साहित्य के लिए पिछले बार भी जो है आपको दिया गया था, ठीक है। तो इस बार साहित्य के लिए आपको किसको दिया गया है, जॉन फॉसे को दिया गया है। कहाँ के हैं, नॉर्वेजियन के। नॉर्वे का दिखा दिया आपको, नॉर्वे का राजधानी कहाँ है, ओस्लो है। ओस्लो दिखाए ना, सबसे ऊपर में नॉर्वे है, ठीक है। फ्योर्ड का तट कहा जाता है, बहुत कटा फटा ऊपर वाला तट दिखाए आपको, ऊपर में अटलांटिक है, दिखाए ना अभी। इधर में आपका कौन, कोला प्रायद्वीप है, ठीक है। यहाँ पे आपको, वहां पे व्हाइट सी, ठीक है, व्हाइट सी भी कहते हैं ना। चलिए आइए आइए, ये पुरस्कार उन्हें फॉर हिज इनोवेशन प्लेज एंड प्रोस व्हिच गिव वॉइस टू द अनसेबल के लिए दिया गया। ये बात याद रखेगा, ठीक है। बहुत सारे ये बुक लिखे हैं, ठीक है ना। इसको ये पुरस्कार इसी के लिए दिया गया है। एक बार फिर से अपने मन से पढ़ लीजिए, जिससे क्या होगा ना, आपको याद रहेगा। फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोस व्हिच गिव वॉइस द अनसेबल के लिए ये प्रदान किया गया। क्या प्रदान किया गया भाई, साहित्य का नोबेल पुरस्कार। अब तक 119 नोबेल पुरस्कार विजेताओं को 115 बार प्रदान किया गया है। ये बात आपको थोड़ा सा याद रखना है। किसके लिए, फॉर हिज इनोवेटिव प्लेज एंड प्रोस व्हिच गिव
वॉइस टू द अनसेबल, ठीक है, इसके लिए दिया गया है, ठीक है ना। अब आइए देखिए, अब नोबेल पुरस्कार टोटल 6 क्षेत्र में दिया जाएगा। भारतीयों के बारे में तो कल से बोल रहे हैं कि कितने भारतीयों को दिया गया है, तो 10 भारतीयों के बारे में बताए थे। 9 भारतीय वेल काउंट कर लीजिएगा। सबसे पहले रविन्द्रनाथ टैगोर को, रविन्द्रनाथ टैगोर के बाद सीवी रमन को, सीवी रमन के बाद हरगोविंद खुराना को, उसके बाद मदर टेरेसा को, उसके बाद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर को, फिर आपका ये अर्थशास्त्र में दिया गया था, क्या नाम था, अमृत सेन को। अमृत सेन के बाद 2009 में वो सुब्रमण्यम जी रसायन में मिले थे। उसके बाद फिर आपका 2014 में कैलाश सत्यार्थी को, फिर 2019 में जो है आपका अभिजीत बनर्जी को। 9-10 हाँ 9 ही है शायद, ठीक है, और 9 ही है, 9-10 है, ठीक है, देख लीजिएगा। तो यही है आपका दिया गया है। 1919 में नोबेल पुरस्कार के लिए इतना दिया गया। उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है ना महात्मा गांधी जी का जयंती, महात्मा गांधी के बारे में बताए थे आपको। महात्मा गांधी का जयंती 2 अक्टूबर 1969 को कहाँ पे, पोरबंदर में, कहाँ पे, कठियावाड़ जो है, कठियावाड़ तक है ना, कठियावाड़ तक जो ये है ना, यहाँ पे ऐसे करके ये वाला एरिया में पोरबंदर पड़ता है, ठीक है। तो यहीं पे पोरबंदर में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था। तो उसी के जयंती पर प्रारंभ किया है कौन, उत्तर प्रदेश सरकार। हर घर क्या रखे हैं, हर जो पूरा माह चलेगा हर घर सोलर अभियान। इसके तहत 15,000 रुपया का सब्सिडी भी दिया जा रहा है, किसके तरफ से, आपका, ठीक है, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से दिया जाता है, ठीक है ना। तो यही आपको याद रखना है। हर घर सोलर अभियान कौन शुरू किया था, क्या कहिएगा, यूपी सरकार किया है। यूपी का मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी है, वहां के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल है, ठीक है। अभी जो है वायुसेना जो होने जा रहा है आपका प्रयागराज में, इस बार वायुसेना जो है अपना 91वां वर्षगांठ भी मनाने जा रहा है प्रयागराज में, उसका प्रदर्शनी होने वाला है। हर बार आपका गाजियाबाद में होता था, ये बात हम कल भी बोले हैं, ठीक है। हर साल जो है ये अभियान शुरू किया है, ठीक है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित कितना 6000 मेगावाट सोलर रूफटॉप संयंत्र लगाए जाएंगे। इसके द्वारा बूथ आयोजन किया जा रहा है। अभी लखनऊ में किया गया है, आपका बनारस में किया जा रहा है, पूरा महीना भर ये चलेगा, ठीक है। हर घर सोलर अभियान। देखिए सोलर से बात आया तो पहला सोलर गांव कौन सा हो जाएगा आपका मोढेरा 24x7 कहाँ पे, गुजरात में, ठीक है। सोलर सिटी तो बोल ही दिए थे। पहला सोलर सिटी आपका कहाँ पे, दूसरा अभी तो मध्य प्रदेश का पहला बताए थे आपका कहाँ पे, सांची में, ये क्या बोलते हैं, हाँ वहीं पे बताए थे ना आपका। उसके बाद पहला कोणार्क में बताए थे आपका उड़ीसा में, ठीक है, सोलर। अच्छा उसके बाद कहेगा कि आपको जो है अभी सोलर पे ये किए आपका सोलर जो है मेघालय सरकार जो है सोलर मिशन, हाँ मुख्यमंत्री सोलर मिशन जो है शुरू करने वाला मेघालय सरकार है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। भारत सरकार 2070 तक प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में एक सोलर सिटी विकसित करने का लक्ष्य लिया है। और हम लोग जो है ऊर्जा स्वतंत्र कब तक लक्ष्य रखेंगे, ऊर्जा स्वतंत्र होने का। देखिए ये सब चीज तो याद ही रखिएगा। ऊर्जा स्वतंत्र हम लोग कब तक बोले हैं कि 2047 तक, और कार्बन जीरो कब तक बोले हैं 2070 तक हो जाना है, ठीक है। तो ऊर्जा स्वतंत्र 2047 तक, ठीक है, और कार्बन जीरो 2070 तक हम लोग को होना है। इसी पहल पे जितने भी केंद्र और राज्य सरकार है सब मिल करके एक अलग अलग अभियान चलाया जा रहा है कि जैसे भी हो, ठीक है, हम लोग ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी का यूज करें, जीवाश्म ईंधन का यूज नहीं करें। जीवाश्म ईंधन से क्या होता है, क्लाइमेट में प्रभाव पड़ता है। जो हम लोग का आने वाला भविष्य है, आने वाला जो पीढ़ी होगा उसको क्या है, प्राकृतिक संसाधन का अगर पूरा दोहन कर लेंगे, पूरा क्लाइमेट उल्टा पुल्टा हो जाएगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। आने वाला जो पीढ़ी है, आने वाला जो भविष्य लोगों का है, ठीक है, वहां पे संकट ही संकट दिखेगा। क्यों, प्राकृतिक संसाधन का दोहन वो क्या है, सीमित है। प्राकृतिक संसाधन क्या है, सीमित है। अगर कोयला है तो सीमित है, अगर पेट्रोल भी है, कहीं पे भी है, सऊदी अरब में हो, रसिया में हो या भारत में हो, वो सीमित है। आप जितना निकालिएगा एक ना एक दिन उसको खत्म होने वाला है, ठीक है। इसी वजह से ऐसा चीज प्राकृतिक संसाधन का ऐसा दोहन कीजिए कि आपका आने वाला जनरेशन का भी काम हो और हम लोग का भी काम हो। तो उसी को लेकर के अभी देखिए ज्यादा यूज हो गया। जितना भी विकसित देश है, जो भी विकसित देश है वो क्या किया, प्राकृतिक संसाधन का दोहन कर लिया। आज जो बेचारे विकासशील मतलब विकासशील देश है या अल्प विकसित देश है, सारा उसको भोगना पड़ रहा है। अभी उसका थोड़ा बुद्धि खुला है, वो आजाद हुआ 1950 के बाद, है कि नहीं है। अब वो थोड़ा सा क्या कर रहा है, उसके वहां पे उद्योग लग रहा है, उसके वहां पे टेक्नोलॉजी आ रहा है, अब उसको अब करने का समय है, तो पूरा पर्यावरण गड़बड़ा गया है। तो इसी वजह से कहा भी जा रहा है कि जो भी है, जो भी विकासशील मतलब आपका विकसित देश है, अल्प विकसित या विकासशील देश को क्या करा है, अपना फंड मुहैया करा है। एक फंड का भी निर्माण किया गया है, ठीक है। यूरोपियन यूनियन द्वारा इस चीज का पैरवी भी करवाया गया कि नहीं ये चीज आप करवाइए, है ना। तो कहने का मतलब ये है कि जो भी देश है, जो भी विकसित देश है, ठीक है, उसको विकासशील और आप क्या बोलते हैं अल्प विकसित देश को आपको टेक्नोलॉजी देना चाहिए। उसको जो है प्राकृतिक संसाधन का जो वो लोग दोहन कर लिया है, उस चीज से मतलब थोड़ा सा हेल्प करना चाहिए कि भाई आप भी आप हमारे बराबर में आओ। तो ये सारा चीज हो रहा है। देखिए कब तक ये चीज सारा चीज होगा कोई कह नहीं सकता है। तो यही बात है, ठीक है ना। चलिए, तो कहने का मतलब है आप लोग का शायद हो गया है और आज का नहीं है ज्यादा। तो अभी हम लोग कहाँ पर रहे थे, ये आपका गुड़ है। ये जानता है कौन सा गुड़ है, लिखना भूल गए हैं, खाली फोटो मेरे पास है। ये ताड़ का गुड़ है।
ये आपका तमिलनाडु का, इसको भी जीआई टैग मिला है, ठीक है। इसका नाम बड़ा खतरनाक है कि कुटुप्पी मुट्टप्पा नाम है, ठीक है, इसी टाइप का है, मगर ये तार का गुड़ है, ये विशिष्ट उत्पाद है, तमिलनाडु का है, ठीक है। इसको भी जीआई टैग दिया। एक मनपुराद आम है, ठीक है, गोवा का, ठीक है, वो पहले दिया गया था। ये सब थोड़ा सा ज्यादा फेमस है, तो थोड़ा सा याद रखिएगा। ये आपका क्या है, गुड़ है। कहाँ का गुड़ है भैया? तार से होता है। तार जानते हैं ना, तार नारियल के तरह तार होता है, उसी से होता है। तो ये हो गया आपका पूरा आज का क्वेश्चन, जितना हो सके हम आपको बताने का प्रयास किए। यही है आपका कौन, जॉन फोसे, कहाँ के, नॉर्वे के, ठीक है ना। इसी को मिला है आपका इस बार का साहित्य का नोबेल। इसका नाम बिल्कुल याद रखने का है, इसका नाम बिल्कुल भी याद रखना है, ये बहुत टॉप क्लास का आदमी है, ठीक है ना। नोबेल मिलना समझ रहे हैं। 18 कैरेट का सोना लगभग 9.86 लाख डॉलर, और $1 बराबर कितना रुपया हम लोग का? 83 पॉइंट कितना रुपया है भाई? 83 पॉइंट वैसा ही है, लगभग मिला के चलिए ना, 83.15 के, हाँ 15 के करीब करीब है। तो कहने का मतलब है $1 में 83 रुपया, टोटल कितना डॉलर मिलेगा? 9 लाख, आप 9.86, यानी कहने का मान के चलिए ना 10 लाख डॉलर, तो इतना रुपया मिल रहा है। अब एक नाम तो अलग है, ठीक है, बहुत बड़े हस्ती है, ठीक है, तो ये सब आदमी को जानना जरूरी है। चलिए, वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं हम लोग कल का समसामयिक घटना लेके।